हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे चैप्टर हीट का पार्ट 4, ट्रांसफर ऑफ हीट। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन kept on flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surrounding. So you can understand that in both cases the heat flows from the hotter object to a colder object. In fact, in all cases, heat flows from the hotter object to a colder object. तो द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट। अब आपने जैसे ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम गैस पे कोई बर्तन रखते हैं तो वो बर्तन जो है वो गर्म हो जाता है, और अगर हम उसको गैस फ्लेम पे से हटा देते हैं, फ्लेम बंद कर देते हैं या गैस पे से वो बर्तन हटा देते हैं, तो वो बर्तन जो है वो ठंडा हो जाता है। तो क्या होता है, जब हम बर्तन को फ्लेम पे रखते हैं तो फ्लेम जो है वो गर्म होती है और बर्तन जो है वो ठंडा होता है। तो हीट जो है वो फ्लेम से बर्तन की तरफ मूव होती है। दैट इज फ्लेम जो है वो गर्म है और बर्तन जो है ठंडा है, तो गर्म मीडियम से हीट जो है वो ठंडे मीडियम की तरफ फ्लो होती है। फिर अगर हम उसको फ्लेम पे से हटा देते तो क्या होता है, अब बर्तन जो है वो गर्म है और उसके आसपास की सराउंडिंग जो है वो कंपैरेटिवली ठंडी है। तो अब हीट क्या होती है, बर्तन से निकलकर सराउंडिंग में जाती है। दैट इज अगेन सेम चीज हैपनिंग कि गर्म मीडियम से निकलकर हीट जो है वो ठंडी सरफेस पे जाती है, ठंडे मीडियम में जाती है। हाउ डज हीट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट। Activity 4.6. Take a rod or flat strip of a metal, say of aluminium or iron. Fix a few small wax pieces on the rod. These pieces should be at nearly equal distances. Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between bricks. Now heat the other end of the rod and observe. What happens to the wax pieces? Do these pieces begin to fall? Which piece falls the first? Do you think the heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? अब हीट जो है वो कैसे फ्लो होती है, गर्म मीडियम से कैसे वो ठंडे मीडियम की तरफ फ्लो होती है, ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक मेटल की स्ट्रिप लेना है। अब वो कोई भी मेटल की आप ले सकते हो, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्योंकि मेटल जो है वो हमेशा गर्म हो पाते हैं। तो मेटल की आपको एक स्ट्रिप लेना है और उस पर आपको कुछ वैक्स के पीसेस लगाना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेटल की स्ट्रिप है, यहाँ पर कुछ वैक्स के पीसेस जो हैं वो आपको चिपका देना है, ठीक है। और फिर ये मेटल की स्ट्रिप जो है वो आपको किसी स्टैंड पे लगा देनी है। और अगर आपको कोई स्टैंड नहीं मिलता है उसको फिक्स करने के लिए, तो आप इस तरह से दो ईंटों को यूज़ कर सकते हैं। दो ब्रिक्स के बीच में जब आप इस आयरन रॉड को या मेटल रॉड को रखोगे तो ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी। और फिर इसका जो ओपन एंड है, इस तरफ आपको एक कैंडल जला के रखनी है और फिर ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये वैक्स पीसेस जो हैं उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेटल स्ट्रिप जो है उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फाइंड कि जब आपने यहाँ पर कैंडल जला के रखी, फिर थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पर जो आपने वैक्स का टुकड़ा चिपकाया हुआ था, ये जो है ये पिघल के गिरने लगेगा। हमको पता है कि वैक्स को जब हम गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, तो उसी तरह से ये मेल्ट होके गिरेगा, फिर थोड़ी देर बाद ये मेल्ट होके गिरेगा, फिर थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वाला मेल्ट होके गिरेगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ से जब हमने यहाँ पर कैंडल फ्लेम लगा के रखी तो इस फ्लेम से इस रॉड को हीट मिल रही है। अब ये रॉड जो है ये गर्म होना स्टार्ट हुई, तो क्या पूरी रॉड एक साथ गर्म हुई? अगर पूरी रॉड एक साथ गर्म हो जाती तो ये सारे वैक्स के पीसेस एक साथ गिर जाते। लेकिन क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट वैक्स का पीस गिरा, फिर सेकेंड वैक्स का पीस गिरा, फिर थर्ड वैक्स का पीस गिरा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हीट है वो धीरे धीरे यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। पूरी आयरन रॉड एक साथ गर्म नहीं होती है। जो एंड फ्लेम के नज़दीक है, दैट इज़ जो फ्लेम जो है वो जो एंड जो है
वो हॉटर मीडियम के नज़दीक है, पहले वो गर्म हो रहा है, फिर ये ठंडा है, तो ये ठंडा हो गया, ये गर्म हो गया, तो ये इसको हीट जो है वो प्रोवाइड करेगा। फिर ये पार्ट ठंडा है तो यहाँ से हीट जो है यहाँ फ्लो होगी। The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction. In solids generally, the heat is transferred by the process of conduction. तो ये जो प्रोसेस है कि जो हीट है वो एक एंड से दूसरे एंड तक पास होती है, धीरे धीरे पास होती है। पूरा मेटल रॉड जो है वो एक साथ गर्म नहीं हो गया, एक एंड से दूसरे एंड तक हीट जो है मूव हो रही है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडक्शन। जब हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट ट्रांसफ़र होती है तो उसको बोला जाता है कंडक्शन। और अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो मेटल्स हैं या दूसरे सॉलिड्स हैं, तो हीट जो है वो जनरली कंडक्शन की प्रोसेस से ही पास होती है सॉलिड्स में। Do all substances conduct heat easily? You must have observed that the metallic pan or cooking pan has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या सारे सब्सटेंस जो हैं उसमें हीट का कंडक्शन होता है, दैट इज़ हीट जो है वो गर्म एंड से लेकर ठंडे एंड की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जो हमारे पैन्स होते हैं जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, मेटलिक पैन होते हैं, और वो पैन पूरा गर्म होता है लेकिन उसका हैंडल जो है वो गर्म नहीं होता है। तो वो हैंडल गर्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हैंडल जो है वो या तो प्लास्टिक का बना होता है या वुडन का बना होता है, तो हम उसको इजीली उठा सकते हैं। पूरा पैन जो है वो बहुत गर्म होता है, एकदम सिजलिंग हॉट होता है, आप उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन आप हैंडल से उसको इजीली उठा सकते हो। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो प्लास्टिक हैंडल है या वुडन हैंडल है वो इतना इजीली गर्म नहीं होता। एक्टिविटी 4.7 Heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as a steel spoon, plastic scale, pencil and a divider. Dip one end of each of these articles in hot water. Wait for a few minutes. Touch the other end. Enter your observation in table 4.3. अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? इस एक्टिविटी में आपको एक ये टेबल बनानी है, उसमें आपको आर्टिकल लेना है। कुछ आर्टिकल आप कुछ भी ले सकते हो अपनी चॉइस से, और फिर आपको ये नोटिस करना है कि मटेरियल जो है वो कौन से आर्टिकल जो है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है। वेटर इट इज़ आयरन और एल्यूमिनियम और वुड और कॉपर और प्लास्टिक, वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है। और एक कॉलम आपको बनाना है कि क्या उसका वो आर्टिकल जो है उसका दूसरा एंड गर्म हुआ है। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि पानी गर्म करके किसी भी पैन में या किसी बीकर में, बड़े बर्तन में आपको पानी लेना है। अब जो आर्टिकल्स आपने लिया, वो आर्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। वो स्टील का चम्मच हो सकता है, वो प्लास्टिक की स्केल हो सकती है, आपकी पेंसिल हो सकती है, आपकी पेन हो सकती है, आपकी वाटर बॉटल हो सकती है। तो इस तरह से आपको कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। उन आर्टिकल्स की लिस्ट आप यहाँ पर डालोगे। फिर वो आर्टिकल जो है वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने स्पून लिया है तो वो स्टील का बना रहेगा, तो वो आप यहाँ पे डालोगे कि स्टील या मेटल। फिर अगर आपने स्केल ली है तो स्केल जो है वो आपकी प्लास्टिक की हो सकती है या मेटल की हो सकती है, तो आप डालोगे कि आपने स्केल कौन सी ली है, वो प्लास्टिक की है या मेटल की है। फिर अगर आपने पेंसिल ली है तो यहाँ पर आप डालोगे कि वो वुड की बनी हुई है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर डालना है कि कौन से मटेरियल का वो बना हुआ है, और फिर इस पे आपको लिखना है कि फिर उसके बाद आपको आर्टिकल्स को पानी में डिप करना है। दैट इज़ आपको पूरा उसको सबमर्ज नहीं करना है, लेकिन उसका आपका आधा पार्ट जो है वो पानी में होना चाहिए और आधा पार्ट जो है वो पानी से बाहर होना चाहिए। अब क्योंकि पानी गर्म है और हमको पता है कि हीट जो है वो गर्म मीडियम से लेकर ठंडे मीडियम तक ट्रेवल करती है, तो अब अगर एक एंड जो है वो पानी के अंदर है तो दूसरा एंड जो है वो अपने आप धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। तो अब आपको चेक करना है जो दूसरा एंड आपके हाथ में है कि क्या वो गर्म हो रहा है। अगर गर्म हो रहा है तो आपको इस कॉलम में लिखना है यस, और अगर वो गर्म नहीं हो रहा है तो आपको इस कॉलम में लिखना है नो।
The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat, for example, aluminium, iron, and copper. The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators. अब जब आपने ये सब आर्टिकल्स को चेक किया और आपने ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कुछ मटेरियल्स जो हैं वो गर्म हो रहे हैं, दैट इज दूसरा एंड जो है उसका वो गर्म हो रहा है, तो मतलब वो मटेरियल जो है वो हीट को कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज हीट को पास होने में हेल्प कर रहे हैं। और कुछ मटेरियल्स होंगे जो हीट को पास नहीं होने देंगे, तो दूसरा एंड जो होगा वो आपको ठंडा मिलेगा। तो जो मटेरियल्स हीट को पास होने देते हैं इजीली, वो उनको बोला जाता है कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो जैसे जो भी मेटल्स होते हैं वो सब हीट को इजीली पास ऑन होने देते हैं, तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और जो मेटल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं जो हीट को पास नहीं होने देते हैं, उनको बोला जाता है बैड कंडक्टर्स या पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, दैट इज वो हीट को पास नहीं होने देते हैं। एक हॉटर मीडियम से हीट जो है वो कोल्डर मीडियम तक नहीं जा पाती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को या तो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट बोला जाता है, या बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट बोला जाता है, या इंसुलेटर्स बोला जाता है। The water and air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer take place in these substances? अब अगर हम बात करें कि पानी या हवा की, तो आपने देखा होगा जब हम पानी को गर्म होने रखते हैं तो पानी को फ्लेम जो है, मतलब हीट जो है वो तो नीचे की तरफ से मिल रही है फ्लेम से, लेकिन पानी जो है ऊपर का भी गर्म हो रहा है। इसी तरह से हवा जो है वो भी ठंडी या गर्म होती है, लेकिन वाटर और एयर जो होते हैं दे आर एक्चुअली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो फिर ये कैसे होता है कि वो हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज पानी तो पूरा गर्म होता है। ऐसा तो नहीं होता कि जब हमने पानी गर्म होने रखा तो सिर्फ नीचे नीचे का गर्म हो गया, ऊपर ऊपर का गर्म नहीं हुआ। तो ये कैसे होता है कि बीइंग पुअर कंडक्टर भी वो पूरे गर्म होते हैं। एक्टिविटी 4.8, take a round bottom flask. If flask is not available, a beaker can be used. Fill it 2/3 with water. Place it on a tripod or make some arrangements to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. Wait till the water in the flask is still. Place a crystal of potassium permanganate at the bottom of the flask gently using a straw. Now heat the water by placing the candle just below the crystal. Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. अब इस एक्टिविटी में आपको ये करना है कि इस एक्टिविटी में आपको एक बर्तन लेना है, आपको फ्लास्क लेना है जिसका बॉटम जो है वो राउंड हो, और अगर आपको फ्लास्क नहीं मिल रहा है तो आप बीकर ले सकते हो। अब उसको आपको 2/3 पानी से भरना है और फिर उसको एक ट्राइपॉड पे रखना है, और अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो फिर उसको कुछ आपको इस तरह से अरेंज करके रखना है कि उसके नीचे आप कैंडल लगा पाओ, जिस कैंडल को आप जला पाओ। अब जब ये आपका अरेंजमेंट हो जाता है, जब आपका जो फ्लास्क है वो ट्राइपॉड पे सेट हो जाता है, या आपने जो अरेंजमेंट किया उस अरेंजमेंट पे सेट हो जाता है, तो उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो। उस छोड़ने से क्या होगा कि पानी जो है वो सेटल हो जाएगा। जितनी देर आप फ्लास्क को मूव कर रहे हो, पानी मूव हो रहा होगा, तो आपको तब तक वेट करना है जब तक पानी जो है वो सेट नहीं हो जाता, दैट इज पानी का हिलना बंद नहीं हो जाता। अब आपको धीरे से उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डालना है, और वो आपको इस तरह से डालना है कि उससे पानी मूव ना हो। तो इसके लिए आप एक स्ट्रॉ को यूज़ कर सकते हो। स्ट्रॉ की हेल्प से आप बॉटम में वो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाल सकते हो। फिर आपको क्या करना है कि आपको उसके नीचे कैंडल लगाना है, और कैंडल लगा के आपको जलाना है, एंड मेक श्योर कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो कैंडल की फ्लेम के ऊपर हों। और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि उस पानी में क्या हो रहा है, किस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो मूव हो रहे हैं, और किस तरह से पानी में जो है आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। When water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the sides move down towards the source of heat. This water also gets hot and rises up, and water from the sides move down.
This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. तो जब आप ऑब्जर्व करोगे कि पानी जो है उसमें किस तरह का मूवमेंट हो रहा है, तो यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ सेंटर से जो है आपको कुछ मूवमेंट ऊपर जाती हुई दिखेगी और साइड से कुछ मूवमेंट नीचे आती हुई दिखेगी. तो इससे क्या पता चलता है कि जब पानी जो है वो यहाँ का पानी जब गर्म हो जाता है तो वो जो है वो ऊपर की तरफ राइज होने लगता है, क्योंकि अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा कि गर्म पानी जो है वो हमेशा ठंडे पानी से लाइट होता है. तो क्योंकि वो लाइट होता है तो वो ऊपर की तरफ मूव होता है, और ठंडा पानी क्योंकि वो हैवी होता है गर्म पानी के कंपैरिजन में, तो वो नीचे की तरफ मूव होता है. तो जब यहाँ का पानी गर्म हो जाता है तो वो ऊपर मूव हो जाता है और ये स्पेस जो है ये ठंडा पानी ले लेता है. फिर जब ये वाला पानी गर्म हो जाता है तो ये भी ऊपर की तरफ मूव होता है और ठंडा पानी नीचे की तरफ आता है. तो इस तरह से पानी का मूवमेंट जो है वो इस तरह से चल रहा होता है. दैट इज पानी जो है वो मूव होके गर्म होता है. हीट जो है वो यहाँ से यहाँ नहीं जाती, बल्कि पानी जो है वो मूव होता है कि यहाँ का पानी गर्म होके ऊपर चला जाता है, फिर ठंडा पानी नीचे आ जाता है और वो भी गर्म होता है. तो इस तरह से पूरा पानी जो है वो गर्म होता है. तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि आपकी हीट जो है वो गर्म से ठंडे की तरफ नहीं जा रही है, बल्कि सब्सटेंस जो है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है. तो इस मोड ऑफ ट्रांसफर को बोलते हैं कन्वेक्शन. हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर? In which direction does the smoke go? The air near the heat source gets hot and rises. The air from the sides comes in to take its place. In this way, the air gets heated. The following activity confirms this idea. तो अब एयर के साथ क्या होता है, एयर कैसे गर्म होती है? तो एयर में भी सेम फंडा फॉलो होता है कि जो एयर जो है वो सोर्स ऑफ हीट के पास होती है वो गर्म हो जाती है, तो फिर वो मूव हो जाती है क्योंकि वो लाइट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ मूव करती है. एयर जो है वो भी गर्म होने पर लाइट होती है, तो वो ऊपर की तरफ मूव होती है और साइड से ठंडी एयर आके उसकी प्लेस ले लेती है. तो इस तरह से एयर का भी मूवमेंट सेम होता है जैसे हमने वाटर का सीखा. अब इसको अगर आपको प्रैक्टिकली समझना हो तो इसके लिए हमारे पास एक नेक्स्ट एक्टिविटी है. Activity 4.9. Light a candle, keep one hand above the flame and one hand on the side of the flame. Do your hands feel equally hot? If not, which hand feels hotter and why? Be careful, keep your hands at a safe distance from the flame so that they do not get burnt. अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक कैंडल को जलाना है. उस कैंडल को लाइट करने के बाद एक हाथ आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर रखो और एक हाथ आप कैंडल की फ्लेम के साइड में रखो. और आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लेम के आपको हाथ इतनी पास नहीं रखना है कि आपका हाथ जल जाए, यू विल गेट हर्ट. तो आपको थोड़ा डिस्टेंस बना के अपने हाथ को इस तरह से एक बार साइड में और एक हाथ को ऊपर की तरफ प्लेस करना है. अब ये ऑब्जर्व करो कि क्या दोनों हाथ जो हैं उनको इक्वल हीट मिल रही है. तो और अगर नहीं मिल रही है तो कौन सा हाथ ज़्यादा गर्म है और कौन सा हाथ ज़्यादा ठंडा है. Notice that towards the top the air gets heated by convection. Therefore, the hand above the flame feels hot. On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as at the top. अब हमने देखा था कि एयर जो है वो भी कन्वेक्शन से ही गर्म होती है. तो क्या होता है कि जो गर्म हो जाती है एयर वो ऊपर की तरफ मूव करती है और जो ठंडी एयर होती है वो साइड से आके उसकी जगह लेती है. तो इस तरह से जो आपका हाथ ऊपर है वो हीट फील करता है क्योंकि गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है. तो यू कैन फील वार्म और हॉट ऑन द अपर साइड. लेकिन साइड में सिर्फ ठंडी हवा ही है, वो ठंडी हवा के गर्म हवा की जगह ले रही है. तो इसलिए जो आपका साइड वाला हैंड है उसको गर्माहट वैसे फील नहीं होती जैसे आपके ऊपर वाले हाथ को फील होती है. The people living in the coastal areas experience an interesting phenomenon. During the day, the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze.
To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. At night, it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land. So, the cool air from the land moves towards the sea. This is called the land breeze. अब जैसा कि हमने देखा कि एयर जो है और वाटर जो है वो दोनों ही कन्वेक्शन मीडियम से गर्म और ठंडे होते हैं. तो अगर हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें, वैसे एरियाज़ जो सी के पास हैं, तो वहाँ पर एक अलग ही फेनामिना है, इंटरेस्टिंग फेनामिना देखने को मिलता है कि यहाँ पर हवा की डायरेक्शन चेंज होती है. अब हवा की डायरेक्शन जो है वो कैसे चेंज होती है? तो क्योंकि लैंड और वाटर जो है वो दोनों पास पास होते हैं, तो वाटर जो है वो लैंड के कंपैरिजन में गर्म भी देर से होता है और ठंडा भी देर से होता है. दैट इज़ वाटर को गर्म होने में जितनी देर लगेगी, लैंड उससे जल्दी गर्म होती है, और वाटर को ठंडा होने में जितना टाइम लगेगा, लैंड उससे जल्दी ठंडी होती है. तो दिन के टाइम जब सनलाइट होती है, सनरेज जो हैं वो धरती पर आ रही होती हैं, तो उससे लैंड और वाटर दोनों गर्म हो रहे होते हैं. लेकिन क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और वाटर जो है वो देर से गर्म होता है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो दिन के टाइम लैंड जो है वो गर्म होती है और वाटर जो है वो कंपैरेटिवली ठंडा होता है लैंड से. तो अब इसमें क्या होता है कि लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो गर्म होने लगती है, क्योंकि उसको गर्माहट मिल रही है, तो थ्रू कन्वेक्शन वो एयर जो है वो गर्म होती है और वो गर्म होके ऊपर की तरफ उठती है. और जो सी के ऊपर की एयर है, क्योंकि पानी ठंडा है तो वो एयर भी ठंडी होती है, तो वो ठंडी एयर जो है वो आकर इसकी प्लेस लेती है. तो साइकिल जो है वो कुछ इस तरह से चलता है वहाँ पर कि हॉट एयर बनती है, हॉट एयर जो है वो ऊपर जाती है और ये कूल एयर जो है वो उसकी जगह ले लेती है. तो इस तरह से एक ये सर्कल बनता है कि एयर जो है वो सी से लैंड की तरफ चलती है, तो उसको बोला जाता है सी ब्रीज. और रात के टाइम उल्टा होता है. अब रात के टाइम जब सूरज की गर्मी नहीं है, तो उस टाइम क्या होता है, पानी उतनी जल्दी ठंडा नहीं होता जितनी जल्दी लैंड ठंडी हो जाती है. तो लैंड ठंडी हो चुकी है और पानी कंपैरेटिवली अभी गर्म है. तो अब क्या होगा, अब जो सी के ऊपर की एयर है वो गर्म होगी और लैंड के ऊपर की जो एयर है वो ठंडी होगी. तो ये ऊपर उठेगी और जो ठंडी एयर है वो इसकी जगह ले लेगी. तो साइकिल जो है वो इस तरह से चलता है. तो जब नाइट टाइम में जब लैंड की तरफ से एयर जो है वो सी की तरफ जा रही होती है, तो उसको लैंड ब्रीज बोला जाता है. और दिन के टाइम क्योंकि सी की तरफ से ब्रीज आ रही होती है, सी की तरफ से हवा लैंड की तरफ आ रही होती है ठंडी, तो उसको सी ब्रीज बोला जाता है. और अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया हो तो इसीलिए कोस्टल एरियाज़ में दिन के टाइम जितनी गर्मी लगती है, रात के टाइम हमेशा उससे ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि दिन के टाइम हमको ठंडी हवा आ रही होती है और रात के टाइम हमको गर्म हवा आ रही होती है, तो वो उससे हमको ह्यूमिडिटी और हॉटनेस ज़्यादा लगती है. When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and the sun. From the sun, the heat comes to us by another process known as radiation. The transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whenever, whether a medium is present or not. When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers heat to the surroundings by radiation. Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation. तो अब अगर हम बात करें कि जो सन है, सन से हमको हीट मिलती है. जब भी हम सनलाइट में बैठते हैं तो हमको वार्म फील होता है, गर्मी लगती है धूप में निकल के. तो वो गर्मी जो है हम तक कैसे आती है, सन से लेकर हीट को अगर अर्थ पर आना है तो कुछ ना कुछ मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन सन और अर्थ के बीच में तो एयर का मीडियम भी नहीं होता है, तो वो हीट हम तक कैसे आती है? तो वो हीट जो है वो हम तक आती है थ्रू रेडिएशन. तो जब किसी हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक जा सकती है, उसको उस प्रोसेस को बोला जाता है रेडिएशन. तो इसीलिए सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम ना होने के बाद भी थ्रू रेडिएशन हमको सन की हीट मिलती है.
जब आप रूम हीटर के पास में बैठते हो और आपको जो उससे गर्मी मिलती है, दैट इज़ ऑल्सो थ्रू रेडिएशन। और जो हमने देखा था कि स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो की जो पैन है, हम उसको गर्म करके जब उसको वापस नीचे रखते हैं तो वो सराउंडिंग जो है वो गर्म हो जाती है, पैन जो है वो ठंडा हो जाता है। तो वो पैन ने जो हीट ट्रांसफ़र की, दैट वाज आल्सो थ्रू रेडिएशन। और इसी तरह से जो इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी को हीट मिलती है या हमारी बॉडी जो है वो सराउंडिंग को हीट देती है, दैट इज ऑल्सो थ्रू रेडिएशन। All hot bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed, and a part may be transmitted. The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? अब जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती हैं वो सब जो हैं वो हीट रेडिएट करती हैं, और ये हीट जब जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो जब भी वो हीट का पार्ट एब्जॉर्ब होता है, दैट इज़ हमारी बॉडी जो है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करती है अगर, तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो गर्म हो जाता है। तो इसीलिए हमको गर्मियों के टाइम पर बोला जाता है कि आप जब धूप में जा रहे हो तो अम्ब्रेला लेके जाओ, क्योंकि वो अम्ब्रेला जो है वो वर्क करता है कि आपकी जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं पड़ रही है, क्योंकि अगर सनलाइट डायरेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ेगी तो आपकी बॉडी जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, और वो हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से आपकी बॉडी जो है वो गर्म होने लगती है, और इसलिए आपको हीट स्ट्रोक लग सकता है, जिसको हम बोलते हैं लू लगना। तो इसीलिए अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए हमको अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए, ताकि हम डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए और हमारी बॉडी जो है उस गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं करे ज़्यादा। सो दिस वॉज द पार्ट 4 ऑफ आवर चैप्टर हीट. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment box below. Also check the description box for the other parts of this chapter and also for other chapters. Thank you everyone.